आज वो दिन आ गया है जब हम आपको ये बता सकते हैं कि कैसे जो पीएम नरेंद्र मोदी की पूरे समाज में, पूरी दुनिया में इमेज थी कि बीजेपी तो सिर्फ हिंदुओं की बात सुनती है, इस्लामिक रीजन से उनका कोई मतलब नहीं है। आज वो चीज गलत प्रूफ हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि बल्कि कोई और नहीं, यूएई के जो गवर्नमेंट है वो खुद अब इंडिया की हेल्प लेने वाले हैं, उनके अपने मसलों की वजह से। जी हाँ, वही इस्लामिक कंट्रीज जो इतना ज्यादा बोलती थी कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है मुस्लिमों के साथ, ये सब कुछ आज यूएई खुद आ रहा है इंडिया के साथ टाइज करने के लिए। हालांकि इंडिया और यूएई के जो रिलेशंस है वो कभी खासा बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन कुछ खराब भी नहीं रहे। अभी रिसेंट टाइम में काफी हद तक इन लोगों ने अच्छे रिलेशन भी मेंटेन किए, पर अब अपने डिफेंस टाइज के लिए और अपनी आगे की चीजों के लिए अब यूएई लेने वाला है इंडिया का हेल्प। और उस चीज की वजह से इस टाइम पे हमारे देश की विपक्षी दलों की जो सांस है वो अटकी हुई है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इतने टाइम से दिया था, माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो रही है, बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करती है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे करते करते ये सब कुछ रॉन्ग प्रूफ कर दिया। क्योंकि हाल फिलहाल में अभी फिर से वो गए थे मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज में, और वहां पे उनका क्या लाजवाब स्वागत हुआ था। स्टार्ट करती हूँ ओमान, जॉर्डन, इथोपिया। इनफैक्ट इथोपिया में उन्हें हाईएस्ट एक्सीलेंस का अवार्ड मिला और वहां पर वंदे मातरम के गीत भी गाए गए। हमारे इंडिया के ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, अगर वो मुस्लिम्स हैं, जैसे सपा के जो अबू आजमी है, अगर आप उनसे बोल देंगे तो वो कहेंगे अल्लाह की खिदमत के आगे मैं कुछ भी नहीं देखता, अल्लाह की खिदमत के आगे मातृभूमि और मेरी माँ भी नहीं आती है। हमारे इस्लाम में यही बताया गया है कि हमें सिर्फ अल्लाह की खिदमत करनी है, इसीलिए हम वंदे मातरम नहीं गाते हैं। लेकिन वो कंट्री के लोग ये चीज गा रहे थे हमारे ट्रिब्यूट में, उन्हें एक मिनट की भी लाज शर्म कुछ नहीं आई, क्योंकि वो समझ रहे थे कि कैसे ये पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अब ये जो यूएई का रुख इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, इसकी वजह से इंडिया को सिर्फ अलायंसेस ही नहीं मिलेंगे, पर इसके आगे जाकर इंडिया का होने वाला है प्रॉफिट। और जिस डर से इंडिया ऑपरेशन सिंदूर नहीं कर रहा था, 2.0 की शुरुआत नहीं हो रही थी, अब इंडिया के पास डरने जैसा कुछ भी नहीं बचा है। इंडिया और मैं पहले आपको एक चीज बताती हूँ कि क्यों इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दोबारा क्यों नहीं करना चाह रहा था। उसने सोचा, बीच में हमारे पाकिस्तानियों ने कोई कसम नहीं छोड़ी थी हमें दूसरा ऑप्शन देने के लिए, दूसरी चीजों को देने के लिए, जब हमारे सामने दिल्ली ब्लास्ट वगैरह की सिचुएशन सामने आई थी तब। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने क्यों नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस टाइज बना लिए थे सऊदी अरेबिया के साथ, जिसका मूल मात्र मतलब ये था कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई वॉर छिड़ेगी तो उसमें पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान पे कोई वॉर छिड़ेगी तो उसमें सऊदी अरेबिया आएगा। अब देखिए, सऊदी अरेबिया के पास अपने अच्छे टाइज भी हैं, पैसा भी है, तेल भी है और मिलिट्री भी है, और पाकिस्तान के पास क्या है? न्यूक्लियर पावर एसेट। ऐसा नहीं कि इंडिया के पास नहीं और इंडिया अच्छा नहीं कर सकता है, इंडिया भी अच्छा करता है। लेकिन फालतू में अगर वो सऊदी अरेबिया के साथ झगड़ा करने जाता या लड़ाई होती, तो उसके अंदर उसको पूरे मिडिल ईस्ट से एक झगड़ा मोड़ लेना पड़ता। इसीलिए इंडिया में यहाँ पर अपनी जो कदम थे उसको थोड़ा पीछे रखा, उसे अननेसेसरली अगर आप लोगों से लड़ना शुरू करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे कर ही रहे हैं। अब बताइए, नाटो के एक खुद के नेशन ग्रीनलैंड से लड़ने की तरकीब बना रहे, जिसकी वजह से पूरा यूरोपियन यूनियन यूएस के खिलाफ हो गया है। तो इन सब बेवकूफी का कोई फायदा नहीं होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात से अच्छे से रूबरू थे, वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। लेकिन अब जब यूएई का सपोर्ट उनके सामने आ रहा है तो डरने की जैसे कोई बात ही नहीं हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि रुख कैसे बदला, यूएई खुद दबे पाव इंडिया के पास क्यों वापस आ रहा है और इंडिया से अचानक से क्यों टाइज मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल एक वॉर छिड़ रही है यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में। जी हाँ, ये वही दो करुण अर्जुन जैसे भाई हैं जिन्होंने ये बहुत टाइम तक पूरे वर्ल्ड में अपनी ऑयल प्राइसेस की वजह से, अपनी बातचीत की वजह से, अपनी भाईचारा और इस्लामिक भाईचारा की वजह से जाने जाते थे। पर अब इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही हैं। टेंशन के कुछ माल मूत्र
जो प्रॉब्लम्स है वो बताती हूँ। सबसे पहला कि इन दोनों का जो डिसीजन है, दोनों की जो सोच है यमन को लेके वो बहुत डिफरेंट है। सऊदी अरेबिया यमन के जो रिबेल ग्रुप है, सदर्न कहते हैं ग्रुप है, उस पे उसको सपोर्ट करता है, और यूएई वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है। अब दोनों को ही सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों चाहते हैं कि हम दोनों में से कोई एक या फिर हम बने यहाँ पर पूरे मिडिल ईस्ट के किंग, पर दोनों में से कोई एक ही बन पाएगा। इन दोनों की ऑयल एसेट भी सिमिलर है। अब सऊदी अरेबिया चाहता है कि जितना भी कुछ हम इस टाइम पे प्रोग्राम कर रहे हैं, या जितनी भी चीजें हम इस टाइम पे बेच रहे हैं, या अपना वर्ल्ड जो ट्रेड सेंटर बनाना चाहते हैं ऑयल एसेट्स का, वो बने रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। लेकिन अब यूएई चाहता है कि दुबई बनाओ, क्योंकि दुबई ने बहुत सालों में बहुत एक्सीलेंस अपनाई है, और उससे क्या कहते हैं बाकी सब कंट्रीज ज्यादा आराम से एफिशिएंटली डील कर पाएंगी, आ सकेंगी, रादर देन रियाद से। अब देखिए इन दोनों की सोच में भी बहुत डिफरेंस है। अगर हम देखते हैं यूएई ने मॉडर्निज्म, वोकिज्म, इन सब चीजों के बोलते हैं ना वामपंथी, और फिर मॉडर्न कल्चर, फिर टूरिज्म अपना एक्सीलेंट कर लिया। इन्होंने अपने इस्लामिक रिजीम को हटाकर देशवासियों के लिए, बाकी सब पूरे इंटायर वर्ल्ड के लिए एक कॉरिडोर ओपन किया कि तुम हमारे देश में आओ, अयाशी करो, आराम से घूमो फिरो, तुम्हें कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से हो गया कि अब यूएई में दुबई को टूरिज्म कैपिटल बोल दिया गया है। जी हाँ, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे कूलेस्ट जगह जहां पे इतने लोग ट्रैवल करते हैं वो दुबई बन चुकी है। अलग अलग भांति भांति प्रकार के कॉन्सर्ट्स होते हैं, और कितनी चीजें होती हैं। लोग के लिए दुबई एक ड्रीमी लोकेशन हो चुकी है। कहाँ दुबई कुछ भी नहीं था कुछ सालों पहले, और इस टाइम पे दुबई की जो डेवलपमेंट है उसकी बात करेंगे तो वो बहुत आगे बढ़ गई है। वहीं सऊदी अरेबिया ने अपने आप को डेवलप तो किया, पर उनकी वामपंथी विचारधारा नहीं बनी। अभी भी वो इस्लामिक रजीम को उतना ही ज्यादा प्रोपगेट करते हैं, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने देख लिया ना ईरान में क्या हुआ। किस तरीके से उनके ईरानियन रजीम से पूरी दुनिया तो तरसती थी, पर उससे ज्यादा थे वहां के लोग। और इस हिसाब से इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि पूरा ईरान तहस नहस हो चुका है। इनके ईरानियन रजीम का कोई फायदा तो हुआ नहीं, और गवर्नमेंट भी इनके हाथों से निकल गई। अब यही एक चीज है जो सऊदी अरेबिया के लोग इस टाइम पे समझ नहीं रहे हैं, और यूएई ने बहुत पहले समझ ली। इसीलिए इस टाइम पर उन्होंने किस तरीके से अपनी विचारधारा चेंज कर ली। और उनकी ये जो मॉडर्निज्म की विचारधारा है, वोकिज्म है, ये सबसे ज्यादा अगर अलाइन होती है तो वो होती है इंडिया के साथ। जी हाँ, और इंडिया जिस हिसाब से ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोग जिस हिसाब से इंडिया को पसंद कर रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं पीएम नरेंद्र मोदी की, जिस हिसाब से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उसके बाद से अब यूएई का जो ऑफर उनके लिए आया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कह सकते हैं, और साथ ही सरप्राइजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। अगर हम दूसरी ओर देखें तो ऐसा नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ है वो खराब है। इनफैक्ट क्राउन प्रिंस उनको खुद लेने आए थे, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। पर यहाँ पर जो डिफरेंट टाइज और जिस हिसाब से बायलैटरल ट्रेड्स जो यूएई करना चाहता है, ऐसा कुछ अभी सऊदी अरेबिया नहीं दे रहा है। तो इंडिया के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस हमेशा आप जियो पॉलिटिक्स में याद रखिएगा, कि ऑब्वियसली बात है कि आपको इस विचारधारा पे चलना ही पड़ेगा। तो यूएई पहले आया तो इंडिया पहले होगा। वैसे भी इंडिया की इमेज ऐसी है कि इंडिया यूएस के साथ भी रह सकता है और रशिया के साथ भी रह सकता है, तो इंडिया बीच का चलता है हमेशा। मल्टीपोलरिज्म जो उनकी आइडियोलॉजी है वो यही कहती है कि रहो सबके साथ लेकिन करो अपनी मन की। और इसी बेसिस पे इंडिया किसी के लिए भी खतरनाक, घातक, या लोग ये नहीं सोचते हैं कि अब टर्की का पाकिस्तान के साथ अच्छे एलाइज हैं तो इंडिया और टर्की नहीं साथ हो सकते। तो ये चीज आप नहीं सोच सकते हो। तो इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम है ही नहीं, तो अब यूएई आ गया है। अब यूएई इंडिया को एक पोटेंशियल कैंडिडेट समझता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, क्योंकि हमें रशिया से ना ही सिर्फ फाइटर जेट प्लेन्स और अलग अलग चीजें मिली हैं, पर साथ ही साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आई है। कुछ सालों में इंडिया अपना वेपन खुद ही बनाने लगेगा, और जिस हिसाब से इंडिया इतना सूटेबल बायर है ऑयल का, कि जैसे वो रशिया से ऑयल खरीदता है, उसको रिफाइन करता है, डीजल बना के पूरे विश्व में बेचता है। वैसे अगर अगर यूएई भी अपने प्राइस रेट कम करने लगेगा तो इंडिया उससे भी खरीदना शुरू कर देगा। खरीदता तो अभी भी है, पर बल्क में खरीद सकता है और रिफाइन करके फिर वो आगे बेचेगा, जिससे यूएई को बहुत फायदा होगा और इंडिया को भी फायदा होगा। ऑन दी अदर हैंड इंडिया की जो हम कहते हैं रिलायंस के खिलाफ बात करेंगे, ये वो रिलायंस ने जामनगर में जो रिफाइनरी बनाई है, जो फैक्ट्री बनाई है, वो मैं आपको बता दूं पूरे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में बहुत रेयर है। अगर वेनेजुला का कोई हार्ड ऑयल इस टाइम पे एक्सट्रैक्ट
एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन कर सकता है, तो उन 3-4 जगहों में से जो एक जगह है वो है जामनगर में। जी हाँ, उस हिसाब का कैडर बनाया गया है। तो इंडिया के पास इक्विपमेंट भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, और इंडिया के पास है पॉपुलेशन। जी हाँ, उस पॉपुलेशन के दम पे लोग यहाँ पे आना ही चाहते हैं, इसीलिए इंडिया बन गया है बहुत ही सूटेबल ऑप्शन। अब देखते ये है कि अब किस बात पर पाकिस्तान घुड़केगा। अभी इतने टाइम से सऊदी अरेबिया की वजह से बहुत खिलखिला के हंस रहा था। अब देखते हैं कि यूएई के सपोर्ट के बाद से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का रुख किस तरीके से बदलता है और इंडिया का ओहदा किस तरीके से ऊपर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमारा बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आप सारी देश दुनिया की खबरों से अवगत रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।